देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमित शाह का चुनावी ऐलान, बीजेपी गठबंधन से कांग्रेस डीएमके को देंगे आखिरी टक्कर, डीएमके के सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप। भारत बांग्लादेश मुद्दे पर दिनेश शर्मा का बयान, बांग्लादेश में उत्पीड़न निंदनीय हालत पर भारत की पैनी नजर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर निर्णायक वार, बड़े सिट्टी बना पहला नक्सल मुक्त गांव, विकास के लिए 1 करोड़ विशेष पैकेज। आधुनिक युद्ध की तैयारी, भारतीय सेना ने 1 लाख से ज्यादा ड्रोन ऑपरेट किए, प्रशिक्षित भैरव विशेष बल गठित। उत्तर भारत में इस समय घने कोहरे और शीतलहर ने जनजीवन, यातायात और रोजमर्रा की गतिविधियों को प्रभावित किया हुआ है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे सड़क और हवाई यातायात दोनों बाधित हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई उड़ानों में घंटों की देरी हो रही है, जबकि कुछ उड़ानों के समय में बदलाव भी किया गया है। इससे यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और एयरलाइंस द्वारा उन्हें फ्लाइट अपडेट्स की लगातार जानकारी दी जा रही है। चंडीगढ़ में भी शीतलहर और घना कोहरा छाया हुआ है। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल सुखना झील का दृश्य पूरी तरह कोहरे में ढका हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों इस मौसम में यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें असुविधा का भी सामना करना पड़ रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का प्रभाव जारी रहने की संभावना है। पटना में भी घना कोहरा और शीतलहर ने तापमान को कम कर दिया है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम होने के कारण सड़क पर वाहन चालकों को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं मुंबई में भी अचानक बढ़े कोहरे ने दृश्यता को प्रभावित किया है। बांद्रा इलाके से प्राप्त वीडियो में भी घने कोहरे का असर स्पष्ट देखा जा सकता है, जिससे स्थानीय लोग और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आम नागरिकों और यात्रियों से यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है और कहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड और कोहरे के चलते सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा लोगों को सुबह और रात के समय वाहन चलाते समय अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि कम दृश्यता सड़क हादसों का जोखिम बढ़ा सकती है। इस स्थिति ने पूरे उत्तर भारत में शीतकालीन मौसम का असर और भी स्पष्ट कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आने वाले चुनाव में भाजपा, एआईएडीएमके और हमारी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर कांग्रेस और डीएमके को आखिरी टक्कर देने के लिए एक मजबूत गठबंधन बनाने जा रहे हैं। डीएमके सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। अगर पूरे भारत में कहीं सबसे भ्रष्ट सरकार है तो दुर्भाग्य से वह तमिलनाडु में है। भारत बांग्लादेश संबंधों पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, बांग्लादेश में जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर सकता, उसकी भर्त्सना है। बांग्लादेश के समझदार लोगों को आगे आना चाहिए। भारत की सरकार पैनी नजर रखे हुए है और घटनाओं से अवगत है। राज्य में इस प्रकार की घटनाएं होना, वो मैं समझता हूं कि वो दुखद है। कट्टरपंथ किसी भी धर्म के लिए, समाज के लिए और देश के लिए उसके विनाश का कारण बनता है। और बांग्लादेश में जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है वो उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर सकता, उसकी सर्वत्र भर्त्सना है। और बांग्लादेश में लोगों को, जो वहां के समझदार लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। भारत के बारे में आप समाचार पत्रों से और सभी तरफ से आप जान रहे हो कि भारत का जो सरकार है, विदेश विभाग है, वो पैनी नजर रखे है और वो क्षण प्रतिक्षण के घटनाओं से अवगत है। अब विदेश नीति का बहुत सारा वर्णन करने का अधिकार दूसरे को नहीं होता, लेकिन भारत सक्षम है और भारत चिंतित है वहां के अल्पसंख्यकों की रक्षा के भाव से। बुलेटिन में अगली खबर छत्तीसगढ़ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त अभियान निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। कभी नक्सल हिंसा और भय के साये में रहने वाले बस्तर और सुकमा जैसे इलाकों में अब सुरक्षा, विकास और विश्वास का नया माहौल दिखाई दे रहा है और इसी कड़ी में ग्राम बड़ेश्वरी को छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव घोषित किया गया, जहां सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए विशेष पैकेज के राहत और 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई। गांव के विकास के साथ साथ ग्रामीणों का शासन प्रशासन पर भरोसा बढ़ रहा है और वे अब शांति व प्रगति के लिए नए भविष्य की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और विष्णुदेव साय की राज्य सरकार के
समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त अभियान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। कभी नक्सली हिंसा और डर के साए में रहने वाले बस्तर और सुकमा जैसे इलाकों में अब सुरक्षा, विकास और विश्वास की नई तस्वीर उभर रही है। छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वपूर्ण कार्य योजना है इल्वत पंचायत, जिसके तहत जो ग्राम पंचायत नक्सल गतिविधि से मुक्त हो जाते उन्हें 1 करोड़ की राशि स्वीकृत की जाती ताकि उस इलाके में बिजली आपूर्ति, रेशन दुकान, स्कूल, हॉस्पिटल या अन्य जितना भी मूलभूत सुविधा क्षेत्र की जनता के इच्छा अनुरूप उधर क्रियान्वयन की जाएगी। सुकमा जिला के बड़े सट्टी जो प्रदेश के पहले इल्वत पंचायत ग्राम के रूप में घोषित करके उन्हें 1 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। उसी राशि को लेकर अभी बड़े सट्टी इलाका में मूलभूत सुविधा का कार्य अभी प्रगति पर है और आने वाले समय में जो बड़े सट्टी गांव अन्य जो ग्रामीण के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करते हुए इलाके में नक्सल गतिविधि को समाप्त करके एक सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सख्त सुरक्षा रणनीति के साथ साथ सरकार की पुनर्वास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का असर जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। इल्वत पंचायत जैसी योजनाओं के माध्यम से नक्सल मुक्त गांवों को प्रोत्साहित कर सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों का भरोसा शासन प्रशासन पर लगातार मजबूत हो रहा है। यही वजह है कि कभी अशांत माने जाने वाले इलाके आज शांति, प्रगति और नए भविष्य की ओर तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े सट्टी जो हमारा सुकमा जिला का ग्राम पंचायत है, सुकमा जनपद का, वो पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में एक पहला ग्राम पंचायत बना जो पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित की गई। वो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था और बहुत अच्छा एक मौका था, मतलब अवसर था हमारे जिला प्रशासन के लिए और राज्य सरकार के लिए भी, जब बड़े सट्टी को नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत डिक्लेयर किया गया। इसमें जो है सरकार के कई विभागों के विभिन्न योजना, जैसे कि अगर मैं आपको जिला पंचायत का बताऊं तो जिला पंचायत का आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्व सहायता समूह और नरेगा, इन सभी से उस गांव में जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं उनको जोड़ा गया है। आवास योजना में कुल 400 लोग हैं जिन्हें पात्र पाया गया और उसमें से 399 लोगों का आवास जो है दे दिया गया है, जो कि 99.99% है। नरेगा जॉब कार्ड 100%, 100% लोगों का बन गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जितने लोगों को टॉयलेट सैंक्शन करना था, IHHL, वो सैंक्शन कर दी गई है। स्व सहायता समूह से लगभग 250 लोगों को जोड़ा गया है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, अस्थायी जाति प्रमाण पत्र, नक्शा, खासा खसरा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इन जैसे विभिन्न योजनाओं से लगभग समझिए सभी योजनाओं का 80% सैचुरेशन किया गया है। जो इल्वत पंचायत योजना है उसके अंतर्गत जिस गांव में सभी सदस्य है वो जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, उसके तहत बड़ी सट्टी को इल्वत पंचायत योजना अंतर्गत नक्सल सदस्य मुक्त घोषित किया गया है। उसके बाद गांव में एक अच्छा माहौल बना है। शासन द्वारा इस गांव को विकास काम के लिए 1 करोड़ रुपए भी उपलब्ध कराया गया है। इससे विविध प्रकार के भवन और अन्य बेसिक सुविधा उस गांव में उपलब्ध कराई जा रही है और एक काफी अच्छी पहल है। नक्सल पीड़ित गांव को नक्सली मुक्त करने और उसे सजाने संवारने का बीड़ा छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने विशेष पहल के तहत किया है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि जो गांव पूर्ण रूप से नक्सली मुक्त हो जाएगा उसे विशेष पैकेज के रूप में 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि विकास योजनाओं के लिए प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत ग्राम बड़े शेट्टी छत्तीसगढ़ का सबसे पहला नक्सली मुक्त गांव घोषित किया गया है। और यहाँ चलना फिरना मुश्किल था और मोटरसाइकिल भी नहीं चलती थी। अभी एक नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत होने के बाद अभी सड़क मेरे 1 करोड़ का जो स्वीकृति मिला है, मुख्यमंत्री समग्र विकास से 70 लाख है और डीएम मद से 30 लाख है। 1 करोड़ का अब काम चल रहा है। सीसी रोड और आंगनबाड़ी और बाजार शेड
ये चल रहा है। तो जब से नक्सल मुक्त अभियान नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, वहाँ से बहुत यहाँ चेंजेस देखने को मिला है। हाँ, यहाँ पर अभी बस सुविधा भी शुरू हो गया है गवर्नमेंट की सहायता से। लोगों को आना जाना भी लोगों को प्रॉब्लम होता था पहले, यहाँ से सुकमा जाने के लिए, जिला मुख्यालय जाने के लिए, तभी बस की सुविधा भी हो गया है। और स्कूलों में बच्चे लोगों को आना जाना भी हो गया है, ज़्यादा उपस्थिति बढ़ गया है। और रोड का भी अच्छी सुविधा है जी, और पानी की व्यवस्था भी बढ़िया है, और अस्पताल की सुविधा भी बढ़िया है। तो पहले यहाँ का माहौल बहुत गंभीर था, जैसे कि नक्सलेट वो सब का, तो हम लोग सभी जगह वैक्सीनेशन या और कुछ भी काम के लिए पहुँच नहीं पाते थे। तो अभी हम लोग सभी जगह जाते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, और फिर मतलब हम लोग को आने जाने में, सब जगह जाने में दिक्कत होती थी, तो सभी जगह अच्छे से जाते हैं, आते हैं। तो मैं डरती थी थोड़ा ना, तो अभी उतना डर नहीं लगता है। अभी पूरे पाराओं में भी सब सुशिक्षित हो गए हैं। जैसे कि हम लोग उसमें हमारे द्वारा शिक्षा देते हैं, उनको जागरूक करते हुए, और हर गर्भवती महिलाओं और शिशुवती महिलाओं को भी हर आंगनबाड़ी केंद्रों में जा जाके उनको शिक्षा देते हैं। तो उसके द्वारा अभी बहुत जागरूक हुए हैं। नक्सल मुक्त घोषित होने के बाद ही गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि विष्णुदेव सरकार ने अलग से दी है, जिससे सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा रहा है। यहाँ के ग्रामीण अब बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अब वे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए थक नहीं रहे हैं। मेरे गांव में सड़क, गली गली सुविधा मिल रही है, तालाब भी पानी नल द्वारा मिल रहा है, और अस्पताल भी पास में अभी पड़ रहा है, दूर पड़ रहा था अभी पास में। पहले तो वही यहाँ पे नक्सली आते थे, कोई काम करने नहीं देते थे, और बिल्डिंग तोड़ दिए। उसके बाद बिल्डिंग तोड़ दिए, अभी नक्सली मुक्त होने के बाद फिर बिल्डिंग मन चालू किए, नया वो तोड़ ताड़ के नया बना रहे हैं। अभी रोड बन रहा है, बिल्डिंग मन बन रहे हैं, अस्पताल बन रहा है, बाजार सेट बन रहा है, सीसी रोड मन दिए, 1 करोड़ का काम दिए सरकार, हमारे राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार पूरा करोड़ों का काम दे रहे हैं। अभी ये जो खत्म होने के बाद फिर भी देंगे। गांव वाले करना चाहे तो जो करना है वो करने के लिए चाह रहे हैं, मतलब दे रहे हैं। तो अच्छा है, अभी चल रहा है, अब गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा है। पहले बहुत दिक्कत होता था हम लोग को। क्या क्या परेशानी होती? सर हम लोग को तो पढ़े होने के लिए भी दिक्कत होता था, अभी अच्छा हो गया, पढ़े भी कर पा रहे हैं। पहली से लेकर 8वीं तक यहीं पे मैं पढ़ चुका हूँ, बड़े सिटी में। अच्छा, पहले सड़कें नहीं थी, क्या क्या सुविधा नहीं थी यहाँ पे? सुविधा तो कुछ भी नहीं था सर पहले, मतलब ऐसी हॉस्पिटल भी नहीं था। अभी तो धीरे धीरे आया है हॉस्पिटल भी, तो सिस्टर लोग में ही रहते हैं, सब अच्छा करते हैं गांव वाले के लिए, अड़स पड़ोस गांव वाले के देखभाल करते हैं सब। यहाँ विकास हो रहा है। पहले हम लोग 1-1.5 साल पहले आए थे बिजली काम करने के लिए, तो कुछ नहीं था। अभी जब से सरकार आया है तब से थोड़ा अच्छा विकास हो रहा है, और विष्णुदेव साय को हम लोग। ऐसे समय में जब केंद्र सरकार रक्षा बलों के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है, भारतीय सेना ने आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए अब तक के सबसे बड़े बदलावों में से एक को अंजाम दिया है। भारतीय सेना ने 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों को प्रशिक्षित कर एक विशेष दल तैयार किया है, जो अत्याधुनिक तकनीकी से लैस है। इसके साथ ही सेना द्वारा गठित नवीनतम विशेष बल भैरव को भी आधुनिक युद्ध परिदृश्य के अनुरूप तैयार किया गया है। इस बल के सभी ऑपरेटर ड्रोन संचालन में दक्ष हैं और दुश्मनों के इलाकों में मौजूद ठिकानों तथा सैन्य टुकड़ियों की निगरानी करते हैं। उन्हें निशाना बनाने जैसे वास्तविक अभियानों में ड्रोन के प्रभावी उपयोग में सक्षम है। यह पहला भविष्य के युद्धों में भारतीय सेना की रणनीतिक क्षमता को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। युद्ध जो है वो बहुत ही तेजी से बदल रहा है। आज के दौर का कॉन्फ्लिक्ट पहले की तरह नहीं है, हाइब्रिड है, जिसमें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस दस्तों की सख्त जरूरत है।
और इसी के चलते जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी विजन था, तो इंडियन आर्मी ने ये डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प लिया है। भैरव बटालियन भी इसी फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग का एक पार्ट है, जिसके अंदर की एक नई सोच, नई तकनीक और नए ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से इसको रेस किया जा रहा है। मॉडर्न युद्ध जो है वो जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना स्थानीय लोगों के लिए अक्सर ऐसे आयोजन करती है जिनसे उन्हें लाभ होता है। कभी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, तो कभी किसी त्योहार के अवसर पर कार्यक्रम होते हैं। अब एक बार फिर भारतीय सेना ने एक अनोखी पहल की है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना ने एलओसी से सटे सीमावर्ती गांवों में निःशुल्क चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। खासकर जिस तरह की ठंड पड़ रही है, ऐसे में पहल स्थानीय लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। जो ये कैंप किया है ये बहुत वेलकम स्टेप है दूर दराज के लोगों के लिए, जिनको हेल्थ फैसिलिटीज़ तक पहुंचना मुश्किल है, इनअसेसिबल है, बॉर्डर एरिया है ये, तो उनको यहीं पे एक स्पेशलाइज्ड केयर दी जा रही है। उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व यहीं पे किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो आर्मी ने ये इनिशिएटिव लिया, ऐसे कैंप हर महीने होने चाहिए। ये लोगों के लिए बहुत फ़ायदे की बात है। आज सर जिस तरह से सर्दी का मौसम भी है, सभी यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं, बच्चे, जवान, बूढ़े। एक्चुअली सर्दी के मौसम में खास करके बच्चों की मैं बात करूं कि उनको तो बहुत सारी दिक्कत। बुलेटिन में अगली खबर मुंबई से। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक अहम सियासी तस्वीर देखने को मिली, जब शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, मनसे और शरद पवार की एनसीपी ने संयुक्त रूप से अपना वचननामा प्रकाशित किया। इस वचननामा का प्रकाशन शिवसेना भवन में हुआ, जहां करीब 20 साल बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे पहुंचे थे। राज ठाकरे के सेना भवन पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया और इस मौके पर राज ठाकरे ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वे 20 साल बाद कहीं से छूट कर आए हों, मानो जेल से बाहर आए हों। उन्होंने कहा कि पुराने सेना भवन की यादें रोमांचकारी और आनंददायी हैं और अगर वे बैठकर पुरानी यादें साझा करें तो कई किस्से ताजा हो सकते हैं। सेना भवन पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर राज ठाकरे ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो 20 साल बाद कहीं से छूट कर आए, मानो जेल से बाहर आए। उन्होंने कहा कि पुराने सेना भवन की यादें रोमांचकारी और आनंददायी रही और अगर वो बैठकर पुरानी यादें साझा करें तो कई किस्से ताजा हो सकते हैं। माझे मित्र संजय राऊत यांनी आता वारंवार उल्लेख केला, 20 वर्षानंतर राज ठाकरे आले, 20 वर्षानंतर. मला खरं तर 20 वर्षानंतर सुटून आल्यासारखं वाटतंय. 20 वर्ष जेलमध्ये होते, आज पहिल्यांदा सुटून आलेले आहेत. आपण त्यांचं स्वागत करूया. आज मी खूप वर्षानंतर मी शिवसेना भवनमध्ये आलो. मला नवीन शिवसेना भवन मी पहिल्यांदाच बघतोय आणि माझ्या मनामध्ये कायमच्या कोरल्या गेलेल्या ज्या काही आठवणी आहेत त्या सगळ्या जुन्या शिवसेना भवनमधल्या आहेत. त्याच्यामुळे आता कुठे काय होतं हेच आता मला आता समजत नाहीये किंवा कळत नाहीये. पण जुन्या शिवसेना भवनमधल्या आठवणी या खूप काय म्हणू त्याला रोमांचकारी आणि आनंददायी आणि असा त्या आठवणींना म्हणजे मी तुमच्यावर जर बसलो मी तो इतक्या गोष्टी मला तुम्हाला सांगता येतील पूर्वीपासूनच्या. वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि सेना भवन में प्रवेश करते समय उन्हें हमेशा कुछ न कुछ पूछना पड़ता था, लेकिन आज 20 साल बाद राज ठाकरे को यहाँ देखकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। उद्धव ठाकरे ने लोकतंत्र पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है और अब झुंडशाही शुरू हो गई है। उन्होंने कल्याण, डोंबिवली समेत कई जगहों पर बिना विरोध चुनाव को झुंडशाही करार दिया है। उद्धव ठाकरे ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि नार्वेकर को उनके पद से हटाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज होना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये सब चुनाव आयोग का नाटक है और बाद में वही आयोग एक तरफा फैसला सुनाने वाला है। उद्धव ने मांग की कि जहां जहां बिना विरोध चुनाव हुए हैं वहां दोबारा चुनाव कराए जाएं, नहीं तो ये माना जाएगा कि चुनाव आयोग भी इसमें शामिल है।
जी काही आता झुंडशाही, याला लोकशाही म्हणता येणार नाही. आपल्या देशातली लोकशाही संपून झुंडशाही सुरू झाले असंच आता वातावरण आहे. म्हणजे आम्ही त्यांची मतचोरी पकडली. मतचोरी पकडल्यानंतर हा तो लाईट जरा बंद कर. मतचोरी पकडल्यानंतर त्यांनी आता उमेदवारांची पळवापळवी सुरू केली. साम दाम दंड भेद म्हणजे एवढे निगरगट्ट आणि कोडगे राज्यकर्ते यापूर्वी महाराष्ट्राला तरी लाभलेले नव्हते. कल्याण डोंबिवली असो, ठाणे असो, बिनविरोध निवडणूक करून घेण्याची ही जी काय प्रक्रिया ते राबवत आहेत, हा लोकशाहीचा आणि जनतेचा अपमान आहे. काल परवापासून राहुल नार्वेकर, मी मुद्दामून नावानिशी बोलतो कारण विधानसभा अध्यक्ष हे विधानसभेत असतात, त्यांचा अधिकार हा सभागृहात असतो. सभागृहाच्या बाहेर ते राहुल नार्वेकर आहेत आणि तिथले आमदार आहेत. एक आमदार आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून दुसऱ्या म्हणजे जनतेवरती दमदाटी करतोय. त्यांचं संरक्षण काढून घेण्याचा आदेश स्वतः संरक्षणात राहून करतोय. माझं तर मत आहे हा विषय गांभीर्याने निवडणूक आयोगाने घ्यायला पाहिजे आणि तत्काळ अध्यक्षांना निलंबित केलं पाहिजे. कारण अध्यक्ष हे कोणत्याही पक्षाचे नसतात, ते जनतेचं जे काही न्यायासन आहे विधिमंडळ त्याचे अध्यक्ष असतात आणि तिकडे निष्पक्षपातीपणाने कारभार करण्याची जबाबदारी त्यांची असते. अध्यक्ष हे कोणत्याही पक्षाच्या प्रचाराला जाऊ शकत नाहीत किंवा त्यांनी जाता कामा नये असा एक अलिखित किंवा लिखित दंडक आहे. त्याला छेद देणारं उद्दाम वर्तन त्यांनी परवा केलेलं आहे आणि म्हणून त्यांना तत्काळ निलंबित केलं पाहिजे. त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. कारण असेच जर का सगळे वागायला लागले, अगदी मंत्र्यांना सुद्धा त्यांचा लवाजमा घेऊन निवडणूक प्रचारात फिरता येत नाही. हे ऑन द स्पॉट म्हणजे हे काय तो जो काय नायक पिक्चरमधला अनिल कपूर स्वतःला समजतात आणि यांचं आत्ताच्या आत्ता संरक्षण काढून घ्या. संरक्षण देण्याचा आणि काढण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांना सभागृहामध्ये असतो. बाहेर तसं कोणाचंही संरक्षण काढण्याचा अधिकार हा त्यांना नसतो आणि नसायला पाहिजे. एकूण काय की निवडणुकीमध्ये दमदाटी करून जिथे जिथे बिनविरोध निवडणुका झाल्यात, हे मला असं वाटतं निवडणूक आयोगाचं थोडंसं नाटक आहे की त्यांचा निकाल त्यांनी राखून ठेवलेला आहे. शेवटी ते त्यांच्याच वळचणीला जाणार आणि ते जाहीर करणार. राज ठाकरे ने भी बिना विरोध पर कहा कि पश्चिम बंगाल में उसी तरह की चीजें लेकर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में गई और अब जब महाराष्ट्र में हो रहा है तो इन्हें जवाब देना चाहिए. आज सत्ता में ये है, कल नहीं होंगे. आगे जाकर उनके सामने अगर ये सब चीजें होंगी और इससे भयंकर होंगी तो ये क्या करेंगे. आणि की अशा प्रकारच्या बिनविरोध या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये बिनविरोध असं पश्चिम बंगालमध्ये झालं होतं. त्या गोष्टींबद्दल कोर्टामध्ये म्हणजे सुप्रीम कोर्टामध्ये भारतीय जनता पक्ष गेला होता. कळलं का. आता त्या पक्षाचं आत्ताच्या या महाराष्ट्रातल्या गोष्टींबद्दलचं काय म्हणणं आहे हे एकदा तरी सांगावं. म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये तुम्हाला चालत नाहीत आणि महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही करतात. मला या सगळ्या गोष्टींमध्ये फक्त एकच सांगायचं आहे आपल्याला सगळ्यांना आणि त्याही राजकीय पक्षांना पण मला हेच सांगायचं आहे की सत्ता ह्या सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन कोणीच आलेलं नाही आहे. आज तुम्ही ज्यावेळेला सत्तेमध्ये आलात त्यावेळेला काँग्रेसने हे केलं, काँग्रेसने हे केलं, काँग्रेसने असं केलं म्हणून आम्ही असं करतोय असं ज्यावेळेला तुम्ही सांगता, उद्या जेव्हा तुम्ही जाल आणि तुम्ही जे पायंडे पाडून ठेवलेले आहेत त्याच्या दामदुपटीने ज्यावेळेला पुढे सुरू होईल त्यावेळेला कोणाकडे तक्रार करू नका. बहरहाल संयुक्त वचननामा के जरिए शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, मनसे और एनसीपी ने साफ कर दिया है कि मुंबई मनपा के चुनावों में वो लोकतंत्र, मराठी अस्मिता और मुंबई के सवाल पर एकजुट होकर लड़ाई लड़ने वाले हैं. मुंबई से ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट. तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ. नमस्कार.